नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास की कोई सूखी उबाऊ किताब नहीं पलटने वाले, बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुलगते हुए ज्वालामुखी की जो दशकों तक अंदर ही अंदर खदबदाता रहा और फिर एक दिन एक भयंकर धमाके के साथ फट पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की महान क्रांति की। इसे सिर्फ एक मामूली सैनिक विद्रोह समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये कारण और प्रभाव की एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 5 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द पाउडर केग, फिर द स्पार्क, उसके बाद द इन्फर्नो, फिर द एशेज और आखिर में हम बात करेंगे द लेगेसी, यानी इस क्रांति की विरासत के बारे में। तो पहला पड़ाव है द पाउडर केग, यानी वो प्रणालीगत कारण जिन्होंने इस विद्रोह की नींव रखी। देखिए, इतनी बड़ी क्रांति रातों रातों होती नहीं। ये दशकों से चले आ रहे ब्रिटिश उत्पीड़न का एक ऐसा नतीजा था जिसे टाला ही नहीं जा सकता था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2,38,000। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या इतनी विशाल थी और उनके मुकाबले ब्रिटिश सैनिक कितने थे? महज 45,000। मतलब भारतीय सैनिक संख्या में कहीं ज्यादा थे, लेकिन फिर भी सेना में वेतन और प्रमोशन के मामले में उनके साथ जो भेदभाव होता था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेजों के लिए अपनी जान तो दांव पर लगा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भयंकर घुटन और अपमान महसूस कर रहा था। और बात सिर्फ सेना तक सीमित नहीं थी। डलहौजी की हड़प नीति को ही ले लीजिए। जिस भी राजा का अपना कोई वारिस नहीं होता, अंग्रेज उसका राज्य सीधा हड़प लेते थे, जैसे झांसी और सतारा। अवध को तो सिर्फ कुशासन का बहाना बनाकर छीन लिया गया। आर्थिक तौर पर तो खुली लूट मची थी। भारतीय कच्चे माल को औने पौने दामों में बाहर भेजा जा रहा था और ब्रिटिश माल को भारत के बाजारों में ठूसा जा रहा था। इस भारी टैक्स के खेल ने भारत के सदियों पुराने फलते फूलते कपड़ा उद्योग को पूरी तरह तबाह कर दिया। नतीजे के तौर पर भयानक बेरोजगारी और भुखमरी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ पैसे और जमीन की थी, तो ऐसा नहीं है। सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर भी सीधे प्रहार हो रहे थे। लेक्स लोकी एक्ट से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिला। जेलों में सामूहिक रसोई शुरू करके जातिगत नियमों को तोड़ा गया। सैनिकों की वो चिट्ठियां जो पहले मुफ्त जाती की, उन पर रोक लगा दी गई। और तो और 1856 के एक नए कानून ने सैनिकों को समुद्र पार जाने के लिए मजबूर कर दिया। उस दौर की भारतीय मान्यताओं में समुद्र पार करने का मतलब था अपना धर्म भ्रष्ट करना। कुल मिलाकर समाज का हर एक हिस्सा अंदर तक आहत था। बारूद का ढेर बिल्कुल तैयार था। और अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, द स्पार्क। वो तात्कालिक कारण, वो एक छोटी सी चिंगारी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में भयानक आग लगा दी। ये चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल। अचानक ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि नई राइफलों के जो कारतूस हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और मुश्किल ये थी कि बंदूक लोड करने से पहले इन कारतूसों को दांत से छीलना पड़ता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र हैं और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित। आप खुद सोचिए, ये उन सिपाहियों के लिए कितना बड़ा धार्मिक और नैतिक संकट रहा होगा। ये उनके वजूद और उनकी आस्था पर सीधा हमला था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इन कारतूसों को छूने से साफ इनकार कर दिया और बगावत का झंडा उठा लिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इस फांसी ने जैसे पूरे देश के गुस्से को हवा दे दी। इसके ठीक एक महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने कारतूस लेने से मना किया और उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन अगले ही दिन 10 मई को सब्र का बांध टूट गया। मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। जेलें तोड़ दी गईं, साथियों को आजाद करा लिया गया। अब ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये एक पूर्ण क्रांति थी। अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, द इन्फर्नो। कैसे ये आग मेरठ से निकलकर पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई, आइए इसे समझते हैं। विद्रोहियों ने एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक दाव चला। उनका नारा था, दिल्ली चलो। मेरठ से निकलकर ये सैनिक सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने 80 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो खुद इस सब के लिए तैयार नहीं थे, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मुगलों का नाम उस वक्त भी सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था और इसी नाम ने इस पूरे विद्रोह को अचानक से एक केंद्रीय चेहरा और एक बहुत बड़ी वैधता दे दी। देखते ही देखते अलग अलग जगहों से बड़े बड़े शूरवीर उठ खड़े हुए।
लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे मैदान में उतरे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस का परिचय दिया और बिहार में 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठा ली। ये सब अपने आप में दिग्गज थे। लेकिन दूसरी तरफ कैंपबेल और ह्यू रोज जैसे ब्रिटिश अधिकारी अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ इस आग को बुझाने में लग गए थे। हमारा चौथा पड़ाव है दी एशेज। इतनी बड़ी, इतनी भयंकर क्रांति होने के बावजूद ये विद्रोह अंततः क्यों कुचल दिया गया? आइए इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। हार का सबसे बड़ा कारण दोनों गुटों के बीच का जमीनी अंतर था। एक तरफ हमारे विद्रोही थे, जिनके पास जज्बा तो बेहिसाब था, लेकिन वो बिखरे हुए थे। उनके लक्ष्य ज्यादातर अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित थे और हथियार भी पुराने थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा था। उनका कमांड सेंट्रलाइज्ड था, उनके पास आधुनिक राइफलें थीं और सबसे खतरनाक हथियार था उनका टेलीग्राफ नेटवर्क। इस नेटवर्क के जरिए वो अपनी सेना को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह की खुफिया जानकारी भेज देते थे। कुछ और भी कड़वी सच्चाइयां हैं। ये विद्रोह पूरे भारत को एक साथ नहीं जोड़ पाया। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सिमट कर रह गया। दक्षिण भारत इस पूरी क्रांति से लगभग अछूता रहा। और सबसे अफसोस की बात तो ये थी कि भारत के ही कई स्थानीय राजाओं, बड़े बड़े जमींदारों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। एक साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भारी कमी थी। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, द लेगेसी। भले ही इसे सैन्य रूप से दबा दिया गया हो, लेकिन इस क्रांति ने जो विरासत छोड़ी, उसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे बड़ा भूकंप तो सत्ता के गलियारों में आया। 1857 के तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका गया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। एक तरह से ये भारत के इतिहास में एक पूरे युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। इस पूरी घटना को इतिहासकार कैसे देखते हैं, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। वीडी सावरकर ने इसे महज एक सिपाही विद्रोह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उनके नजरिए से ये राष्ट्रीय आज़ादी के लिए लड़ा गया पहला एक सुनियोजित संघर्ष था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। उनका तर्क है कि क्योंकि ये पूरे देश में नहीं फैला और इसमें आधुनिक राष्ट्रवाद की कमी थी, इसलिए इसे न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक बहस है जो आज भी अकादमिक दुनिया में चलती रहती है। लेकिन अगर हम शौर्य और वीरता की बात करें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती। खुद ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज को रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद ये मानना पड़ा था कि विद्रोहियों के बीच सोई हुई ये महिला एकमात्र मर्द थी। सोचिए, ये शब्द उस दुश्मन के हैं जिसने उन्हें युद्ध में हराया था। ये बताता है कि हमारे विद्रोहियों ने किस अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो इस सब के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। क्या 1857 सिर्फ एक कुचले गए विद्रोह की दुखद कहानी थी, या फिर ये उस सुलगती हुई आग की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया और आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी दिलाई? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।